हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग क्लास 12th के पोएट्री का लेसन नंबर 4 स्टडी करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसके राइटर थॉमस ग्रे। इसके ऑथर कौन है? थॉमस ग्रे। तो इस लेसन का हिंदी अर्थ क्या है, पहले उसे समझते हैं। लिखा गया है फ्रॉम एन इलिजी। इलिजी का मतलब होता है शोक गीत। एन इलिजी एक शोक गीत, अर्थात यह कविता क्या है? एक शोक गीत है। रिटन लिखा गया, इन अ कंट्री एक देश के, चर्चयार्ड कब्रिस्तान। चर्चयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा हिंदी अर्थ? एक देश के कब्रिस्तान से लिखा गया एक शोक गीत। एक देश के कब्रिस्तान से लिखा गया एक शोक गीत। इस सबसे आगे लिखा क्या गया है? फ्रॉम। तो फ्रॉम मतलब से, अर्थात से कहने का मतलब वहीं से जो है ये कविता जो है एक शोक गीत है। और वह शोक गीत कहाँ से लिखा गया है? एक देश के कब्रिस्तान से। ठीक। और इसके राइटर कौन है? थॉमस ग्रे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कवि का क्या मत है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कुछ संदेश देना चाहता है। मुख्य बात यह है कि हम लोग इसको जान ही चुके हैं कि जैसा कि यह क्या है? एक शोक गीत है, अर्थात दुख भरी कविता है। और कवि इसमें यह कहना चाहता है कि गांव के उन गरीब तथा सरल लोगों के प्रति गहरा दुख कवि प्रकट करता है और पश्चाताप प्रकट करता है। कौन वे लोग हैं? जो गांव के कब्रिस्तान में अपनी छोटी कब्रों में दफन हैं। जीवन में उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। सामान्य रूप से वो लोग अपने उच्च कुल में जन्म लेने, अतुल संपदा तथा ऊंचे जीवन स्तर के बारे में गर्व करते हैं। लेकिन कवि कहता है कि धनी और महत्वाकांक्षी लोगों को गांव के गरीब लोगों के जीवन और रहन सहन पर नहीं हंसना चाहिए। अर्थात उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी कैसी नहीं, हमें कभी भी उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु जीवन की अंतिम यात्रा होती है। मृत्यु ही सभी के जीवन का अंतिम अंत है। तो कभी भी हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और यह ऊंचे और नीचे, बड़े छोटे और अमीर गरीब को देखकर नहीं आती है, अर्थात मृत्यु सबको आती है। तो हमें सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए। और कवि यह कहना चाहता है, कवि की स्थिति है कि वह जो है शाम के समय एक गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और उसके सामने गांव के गरीब तथा अनजान लोगों की कब्रें हैं। गरीबी और अभाव के कारण इनको विकास का अवसर नहीं मिला। कहने का मतलब कवि जिस कब्रिस्तान में बैठा है उसके सामने उसी गांव के बुजुर्गों के, उसी गांव के फोर्थ फादर्स, पूर्वजों के जो है कब्रें बनी हुई हैं, वहाँ पे वे दफन हैं। तो उन सभी को जो है विकास का अवसर नहीं मिल पाया था और इसीलिए उनकी प्रतिभा क्या रह गई? दबी रह गई थी। इस कविता में ऐसे ही निर्धन तथा अभावग्रस्त ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति कवि प्रकट करता है। और अब चलते हैं पहले स्टैंजा की तरफ, क्या कुछ कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। Okay guys, let's start. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the word to darkness and to me. ध्यान दीजिएगा, कवि कहता है, मैंने आपको बताया कवि एक गांव के कब्रिस्तान के सामने बैठा हुआ है और वहाँ पे उस स्थिति को, वहाँ के कंडीशंस को देखकर कहता है द कर्फ्यू टॉल्स। कर्फ्यू मतलब गिरजाघर, टॉल्स मतलब घंटियाँ। द कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं, गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं। द नेल, और उसकी आवाज़, घंटियों की आवाज़। ऑफ पार्टिंग डे, दिन की समाप्ति। पार्टिंग डे का मतलब होता है दिन की समाप्ति की सूचना मिलना। तो कहने का मतलब
गिरजाघर की घंटियां बजती हैं और उस घंटियों की आवाज़ से दिन की समाप्ति की सूचना मिलती है। अर्थात गिरजाघर की घंटियां जब बजती हैं शाम के समय, उससे दिन की समाप्ति की सूचना मिलती है। और तब क्या होता है? द लोविंग हर्ड, लोविंग हर्ड रंभते हुए पशुओं का झुंड, वाइंड स्लोली धीरे धीरे चलता है, ओवर द ली चारागाह से बाहर, अर्थात चारागाह से अब घर की तरफ पशु आते हैं धीरे धीरे। अर्थात रंभते हुए पशु चारागाह से घर की तरफ वापस धीरे धीरे आते हैं। द प्लाउमैन, प्लाउमैन मतलब किसान, द प्लाउमैन होमवर्ड, होमवर्ड मतलब घर की तरफ। अब जो है जब गिरजाघर की घंटियां बजती हैं उससे दिन की समाप्ति की सूचना मिलती है। तब क्या होता है? पशु भी अपने धीरे धीरे चाल से, धीमे धीमे कदमों से जो है चारागाह से घर की तरफ वापस आते हैं। और किसान होमवर्ड, वे भी घर की तरफ आते हैं। प्लॉट्स धीरे धीरे कदमों से, धीरे धीरे की चाल से, हिज वेरी वे अपने थके हुए कदमों से, अर्थात किसान भी दिन की पूरे मेहनत के बाद अब दिन के समाप्ति की सूचना मिलने पर वे भी अपने वेरी वे थके हुए कदमों से, प्लॉट मतलब धीरे धीरे, होमवर्ड मतलब घर की तरफ, द प्लाउमैन मतलब किसान, तो किसान भी अब धीरे धीरे थके हुए कदमों से अपने घर की तरफ वापस आते हैं। फिर चौथी लाइन में क्या कहा गया है? एंड लीप्स द वर्ड टू डार्कनेस, एंड लीप्स, और ये सभी लोग जो है लीप्स छोड़ आते हैं, द वर्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधकार में, एंड टू मी और मुझे भी मतलब कवि को भी। तो कवि कहता है ये सब दिन की समाप्ति की सूचना मिलने पर अपने सब घर चले जाते हैं, लेकिन हमें और इस संसार को, इस अंधकार युक्त स्थान पर, इस अंधकार युक्त संसार में हमें छोड़ आते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। लिखा गया है बीनीथ दोज रग्ड एल्म एंड यू ट्री स्टैट, और बताया गया बीनीथ दोज रग्ड एल्म, एल्म एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है, जंगली पौधा होता है। रग्ड मतलब होता है खुरदुरे या भद्दे। बीनीथ मतलब क्या होता है? नीचे। तो बीनीथ दोज रग्ड एल्म, उन्हीं खुरदुरे वृक्षों के नीचे, उन्हीं खुरदुरे एल्म वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्री सैट, यू ट्री का मतलब होता है सदाबहार वृक्ष, सैड मतलब छाया। उन्हीं खुरदुरे एल्म वृक्षों के नीचे और उन्हीं सदाबहार वृक्षों की छाया में, वेयर जहां पर, हीप्स ढेर लगा हुआ है, द टर्फ सूखी घासों का, इन मेनी अ माउल्डरिंग हीप कई मिट्टी के ढेर के ऊपर। माउल्डरिंग हीप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर, हीप्स द टर्फ मतलब सूखी घासों का झुरमुट, सूखी घासों का समूह। तो जहां पर उन्हीं मिट्टी के ढेर के ऊपर सूखी घासों का समूह लगा हुआ है, सूखी घासों का ढेर लगा हुआ है, अर्थात जहां पे कब्र दफन है उनके ऊपर मिट्टी का ढेर सा बना हुआ है और उन्हीं मिट्टी के ढेर के ऊपर जो है सूखी घासें लगी हुई। तो अब प्रत्येक मुर्दे, प्रत्येक दफन किए गए व्यक्ति कैसे हैं देखा, बताया गया इसमें। ईच प्रत्येक लोग, अर्थात प्रत्येक कब्रें, प्रत्येक कब्रों में जो दफन हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया। ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो मतलब सकरा होता है, सेल मतलब होता है कब्र। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक अपने सकरी कब्र में, फॉर एवर लैड हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। लैड मतलब पड़े हुए होना, सो जाना, सदा के लिए सो जाना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो प्रत्येक जो है अपने सकरे सेल में, सकरे कब्र में हमेशा के लिए सो रहे हैं, सो गए हैं। द र्यूड फोर्थ फादर ऑफ द हेलमेट स्लीप, बताया गया द र्यूड फोर्थ फादर, वही र्यूड पूर्वज, वही अभद्र पूर्वज,
ऑफ द हैमलेट स्लीप, उस छोटे से गांव के अभद्र पूर्वज सदा के लिए क्या हो गए हैं, सो गए हैं, सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। और वे इस तरह से सो गए हैं, इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं कि द ब्रेजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड सेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और इकोइंग हॉर्न, नो मोर सेल राउज फ्रॉम देयर लोली बेड। बताया गया उस छोटे से गांव के जो तुच्छ फोर्थ फादर थे, तुच्छ पूर्वज थे, अभद्र पूर्वज थे, वे सभी सदा के लिए अपनी सकरी कब्र में सो गए हैं, सदा के लिए पड़े हुए हैं। और बताया गया कि कवि कहता है द ब्रेजी कॉल, जीवंत पुकार, हवा की जीवंत पुकार। ब्रेजी कॉल मतलब होता है सुगंधित हवा की पुकार। ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, इंसेंस मतलब होता है सुगंधित, ब्रीदिंग मॉर्न सुबह का, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, सुबह की ताजी और मधुर हवा की पुकार। पूरे का मतलब सुबह की ताजी और मधुर हवा की पुकार भी, काल मतलब पुकार, सुबह की ताजी और मधुर हवा की पुकार और पुकार की आवाज़। द स्वालो ट्विटरिंग, स्वालो मतलब अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना। और यहाँ पे बताया गया सुबह की ताजी और मधुर हवा की पुकार भी और अबाबिल पक्षियों का चहचहाना भी। कहाँ से? फ्रॉम स्ट्रॉ बिल्ड सेट, उनके तिनके के बने हुए घोंसले से। अबाबिल पक्षियों के तिनके के बने हुए घोंसले से उनका चहचहाना और सुबह सुगंधित हवा की पुकार, ये दोनों। तीसरा क्या है? द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की तेज बाग। कॉक्स मतलब मुर्गा होता है, श्रिल मतलब तेज, क्लैरियन मतलब उसकी पुकार या चिल्लाहट। और मुर्गे की तेज बाग और इकोइंग हॉर्न, और शिकारियों का बिगुल, शिकारियों का बिगुल। हॉर्न मतलब भोपू होता है, अर्थात बिगुल, बिगुल की आवाज़। तो इतनी सारे आवाज़ें मिलकर भी कवि कहता है कि सुबह की सुगंधित और मधुर हवा की आवाज़, अबाबिल पक्षियों का उनके घोंसले से चहचहाने की आवाज़, और मुर्गे की तेज बाग और शिकारियों के बिगुल की आवाज़। मतलब ये 4-5 आवाज़ें मिलकर भी उन मुर्दों को क्या नहीं कर सकती? नो मोर सेल राउज, वे उन्हें नहीं उठा सकती। राउज मतलब उठाना। ये सारी आवाज़ें मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सकती। कहाँ से? फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके बेड से, उनके बिस्तर से, अर्थात उनकी कब्रों में से, उनके मृत्यु के शय्या स्थल से भी ये सारी आवाज़ें मिलकर उनको अब कभी भी उठा नहीं सकती। राउज मतलब उठाना, लॉली बेड मतलब कब्र, लॉली बेड का मतलब कब्र। नेक्स्ट स्टैंजा है कि यहाँ पे कवि ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। क्या कहा है देखते हैं ध्यान से। कवि थॉमस ग्रे कहता है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल ट्वाइल। कवि का मत है लेट नॉट एम्बिशन। सबसे पहले समझते हैं एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है एम्बिशियस पीपल। एम्बिशियस पीपल कहे तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति। और मॉक, मॉक मतलब होता है हंसी उड़ाना। यूजफुल मतलब उपयोगी। ट्वाइल मतलब कठिन परिश्रम। तो कहा गया कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन पूर्वजों के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन पूर्वजों, उन फोर्थ फादर पीपल के यूजफुल ट्वाइल का मॉक, यूजफुल ट्वाइल का मजाक कभी उड़ाना नहीं चाहिए। महत्वाकांक्षी को उन व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कार्यों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? देयर होमली जॉय, उनकी घरेलू खुशियों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनजाना भाग्य, अनिश्चित भाग्य। और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के को उनके अनजाने भाग्य का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो
कवि ने कहा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन गरीब पूर्वजों के महत्वपूर्ण कार्यों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी घरेलू खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके घरेलू आनंद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनके अनजाने भाग्य का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए। और क्या कहा कवि ने, नार ग्रेन्योर हियर, ग्रेन्योर मतलब होता है अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, हियर मतलब सुनना। डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल स्माइल का मतलब होता है घृणित मुस्कान, घृणा से भरी हुई मुस्कान। तो नार ग्रेन्योर शुड हियर, ग्रेन्योर धनी व्यक्ति, हियर मतलब सुनना, और ना ही धनी व्यक्तियों को सुनना चाहिए घृणित मुस्कान के साथ। घृणित मुस्कान के साथ धनी व्यक्तियों को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ पुअर, गरीबों के छोटे और सामान्य आंकड़ों को, उन गरीबों के छोटे और सामान्य आंकड़ों को, गरीब व्यक्तियों के छोटे और सामान्य आंकड़ों को कभी भी, ग्रेन्योर को, धनी व्यक्ति को कभी घृणित मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। एक बार फिर से देखिएगा इसको, धनी व्यक्तियों को उन गरीबों के छोटे और सामान्य आंकड़ों को कभी भी घृणित मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए। एनल मतलब आंकड़ा। क्लियर? नेक्स्ट है द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर। कवि कहता है द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, उच्च कुल में जन्म लेकर सेखी बघारना। द बोस्ट मतलब सेखी बघारना, हेरल्ड्री मतलब उच्च कुल में जन्म पाना, उच्च कुल में जन्म पाना, हेरल्ड्री मतलब। और बोस्ट मतलब क्या होता है? सेखी बघारना, डींग मारना जिसे कहते हैं। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति का प्रदर्शन करना, शक्ति का प्रदर्शन करना। तो कहा गया है, कवि कहता है, सजेस्ट करता है, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, उच्च कुल में जन्म लेकर सेखी बघारना और शक्ति का प्रदर्शन करना, ये सब कार्य करना। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ वर गिव, और जो भी सुंदरता आपको मिली है, ऑल दैट ब्यूटी, जो भी सुंदरता आपको मिली है, और जो भी वेल्थ, धन दौलत, संपत्ति आपको मिली है अभी तक, कहने का मतलब आप कितने भी सुंदर हैं, कितनी भी सुंदरता आपके पास है, और चाहे आप कितने भी धनवान आप हैं, ऐश्वर्यमयी हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं, क्या होता है? अवेट्स ए लाइक द इनविटेबल आवर। द इनविटेबल आवर को मतलब होता है निश्चित समय, अनिवार्य समय। और अगर इसको हम और समझ के बोलें तो इसी का मतलब मृत्यु है। कवि ने इसका मतलब मृत्यु से बताया है, मौत से बताया है। तो क्या कह रहा है? कवि ने कहा चाहे मनुष्य कितना भी खूबसूरत हो, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन अवेट्स ए लाइक द इनविटेबल आवर, मृत्यु जो होती है इन सभी का समान रूप से इंतजार करती है। मृत्यु जो होती है इन सभी का समान रूप से इंतजार करती है। ए लाइक मतलब एक जैसा, अवेट्स मतलब इंतजार करना, द इनविटेबल आवर मतलब मृत्यु या अनिवार्य समय। कहने का मतलब मृत्यु कभी भी गरीब अमीर या छोटे बड़े या जाति बिरादरी को देखकर नहीं आती है। मृत्यु जो है सबका एक निश्चित समय होता है, उस समय पर मृत्यु जरूर आती है। और कहा गया लास्ट लाइन में कवि कहता है द पाथ ऑफ ग्लोरी, पाथ मतलब रास्ता, मार्ग, ग्लोरी, ग्लोरी मतलब ऐश्वर्य, लीड ले जाता है, बट टू द ग्रेव, कब्र की तरफ। अर्थात ऐश्वर्य का मार्ग जो होता है, ऐश्वर्य का मार्ग भी जो है वो कहाँ किस तरफ जाता है? कब्र की तरफ जाता है। अर्थात कितना भी ऐश्वर्य से आप भरे हुए हैं, कुछ भी आपके पास है, लेकिन आपको फाइनली मरना सभी को है, चाहे वो गरीब हैं या फिर अमीर हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हैं। इसीलिए जो है कभी भी हमें अपने पूर्वजों के, उनके कार्यों के, उनके अनिश्चित भाग्य के और उनकी घरेलू खुशियों के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद।